गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षा डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 3 आर्टिकल जो जनसत्ता न्यूज़पेपर के 3 मेजर आर्टिकल है, जिसमें पहला है अपशिष्ट प्रबंधन नीति की ज़रूरत, दूसरा आता है हिंसा के दायरे में मणिपुर हिंसा को लेकर है, और तीसरा कुछ अपराधों के संदर्भ में ये तीसरा आर्टिकल है। तो आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है अपशिष्ट प्रबंधन नीति की ज़रूरत के संदर्भ में, कि सबसे पहले इस नीति के संदर्भ में क्या योग्यता रही, कैसा किस तरीके की व्यवस्था, इन सब के संदर्भ में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में अपशिष्ट प्रबंधन मुख्य रूप से अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है। तो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? अनौपचारिक श्रमिकों के द्वारा, जिनमें अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इनके जो अनौपचारिक श्रमिक होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है, लेकिन भारत में अपशिष्ट प्रबंधन में खास तौर पर अनौपचारिक श्रमिक ही नियुक्त हैं। इस कारण अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते शहरीकरण, उच्च खपत के कारण भारत अब सबसे अधिक मात्रा में ठोस कचरा पैदा करने वाला शीर्ष 10 देशों में एक रहा है। तो ठोस कचरा पैदा करने में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया। प्रतिदिन 6,21,000 टन ऐसा कचरा पैदा होता है जो अमेरिका पैदा करने में अमेरिका सबसे आगे है। जो सबसे ज़्यादा कचरा पैदा करने में अमेरिका है, फिर 10 देशों के अंदर भारत आता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर ठोस कचरा वर्तमान में 1.3 अरब टन से बढ़कर 2.6 अरब टन होने का अनुमान है, जिनमें कहा गया है कि विकासशील देशों की तुलना में अमीर देशों को अधिक ठोस कचरा पैदा कर रहे हैं। और शीर्ष 10 कचरा पैदा करने वाले देशों की सूची में केवल 4 विकासशील देश हैं, जिनके अंतर्गत आते हैं ब्राज़ील, चीन, भारत और मैक्सिको। इसमें 4 प्रमुख विकासशील देश हैं, जिसमें का मुख्य कारण उनकी शहरी आबादी का बड़ा आकार, उनका शहरवासी उच्च उपभोग में वाली जीवन शैली अपना रहे हैं। कचरा प्रबंधन के लिए जर्मनी और दक्षिण कोरिया में मिसाइल कायम की है। इस मामले में दक्षिण कोरिया से भी बहुत कुछ सीखने को है। वहाँ एक मजबूत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है और इसके जरिए वह आर्थिक विकास, अपशिष्ट उत्पादन के बीच संबंधों को तोड़ने में सफल रहा है। यह सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख आबादी वाले और एक छोटा सा देश है, लेकिन प्रति दिन लगभग 53,000 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। भारत के प्रति व्यक्ति उत्पादन का 5 गुना है। 1980 के दशक में कोरिया में अधिकांश अन्य विकासशील देशों की तरह भस्मीकरण और लैंडफिल के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन करता था। हालांकि यह कम करे और पुनर्चक्रित करे कि सार्वजनिक अभियानों की तुलना में अपेक्षाकृत आसान काम था, लेकिन 1990 के दशक में वहाँ कठिन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। चुनौती अपशिष्ट उत्पादन को धीमा करने की थी और इसके लिए दक्षिण कोरिया में मात्रा आधारित अपशिष्ट शुल्क प्रणाली लागू की है। यह एक आदर्श बदलाव था जो अपशिष्ट उत्पादन को नियंत्रित करने और उन्हें पुनर्चक्रित करने की अधिकतम दर पर केंद्रित हो था। इसका परिणाम यह हुआ कि इसके बाद ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भारी कमी देखी गई, जो 1990 के 3.06 करोड़ मीट्रिक टन से अपशिष्ट उत्पादन घटकर 2016 में 1.93 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। खाद्य अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने वाले कुछ देशों में 60% ही पुनर्चक्रण के साथ दक्षिण कोरिया में वर्तमान में जर्मनी के बाद दुनिया के दूसरे स्थान पर हैं। तो दूसरे स्थान पर कौन है? जर्मनी के बाद जर्मनी पहले नंबर पर है और दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर है अपशिष्ट पुनर्चक्रण के संदर्भ में। लैंडफिल रिकवरी जैसे परियोजनाएं चलाई जा रही। वहाँ की नानडीजो परियोजना प्रतिवर्ष 1 करोड़ आगंतुकों का स्वागत करती है और बॉयलर ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली लैंडफिल गैस प्रदान करके प्रति व्यक्ति लगभग 6 लाख डॉलर बचाती है। तो किस गैस का उपयोग करके? लैंडफिल गैस का उपयोग करके। ये पहले खतरनाक अपशिष्ट स्थलों की सफलतापूर्वक टिकाऊ पारिस्थितिकी आकर्षण में बदल रही हैं और इसके अलावा बिजली परियोजनाएं प्रारंभ हुए हैं। और अपनी अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों के पूरक के रूप में दक्षिण कोरिया ने अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है और दुनिया का पहला लैंडफिल संचालित हाइड्रोजन संयंत्र 2011 में दक्षिण कोरिया में बनाया गया था। तो दुनिया का पहला लैंडफिल संचालित संयंत्र कहाँ बनाया गया? हाइड्रोजन संयंत्र 2011 में दक्षिण कोरिया में। वही कचरा प्रबंधन में विश्व में प्रथम पायदान पर काबिज जर्मनी के अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत 1970 में हुई थी और अब भी यह समाप्त नहीं हुई है। जर्मन विशेषज्ञों ने 5 फेज मॉडल या 5 चरण विकसित किया हुआ है। इसके संदर्भ में
इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करना है। सर्वोत्तम स्थिति में धातु और प्लास्टिक जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा एकत्र किया जाता है और कई चरणों के माध्यम से संसाधन चक्र को फिर से प्रवेश किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण है कि संग्रहण कुशलतापूर्वक किया जाए, क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे महंगा पक्ष है। हालांकि छँटाई प्रक्रियाओं के साथ साथ यह रोजगार की सबसे बड़ी संभावना भी प्रदान करता है और प्रत्येक शहर या समुदाय और उसकी विशेष परिस्थितियों के लिए सही संग्रह प्रणाली की पहचान करना महत्वपूर्ण होता है। पुनर्चक्रण योग्य चीज़ों के अलग अलग संग्रह और हाथ से छटाई के बाद खाद्य बनाने की सुविधा जैविक कचरे की पुनर्चक्रण की शुरुआत का प्रतीक है। उद्योग तेजी से अपनी प्रक्रियाओं को इन सामग्रियों के अनुरूप ढाल रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन औद्योगिक नीति का हिस्सा है, जिसमें आधुनिक छटाई सुविधाएं अलग किए गए हैं, कचरे से उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थों के उत्पादन करती और प्लास्टिक को अलग करने और रंग के आधार पर क्रमबद्ध करने की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। खाद्य और बायोगैस उत्पादन किण्वन संयंत्रों में जैविक कचरे से किया जाता है तथा अपशिष्ट को भरसक से गुजारा जाता है या यांत्रिक जैविक उपचार या सुविधाओं में उपचारित किया जाता है। एमबीटी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री निकालता है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च कैलोरी अंश प्रदान करता है और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को नियंत्रित करता है, जो मुख्य रूप से लैंडफिल क्षेत्रों में उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है और इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी आती है। भारत की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अगर अपशिष्ट प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता में नहीं लिया गया तो इससे दुर्जेय अपशिष्ट संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी हितधारकों में आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना होगा। यह सुखद है कि भारत और जर्मनी के मध्य जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर द्विपक्षीय समझौता 2019 में हो चुका है। दोनों पक्षों में कपड़ा क्षेत्र, वायु, जल प्रशासन, समुद्री कूड़े, अपशिष्ट से ऊर्जा, जैव मीथेन, कचरा ढलाव, जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्थानीय निकायों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए हाथ बढ़ाया गया। इससे निश्चित रूप से भारत को कचरा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। विकासशील देशों में कचरे में लगभग 40 से 60% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनका पुनर्चक्रण किया जाता है। कचरे के उचित निस्तारण से खाद्य, बिजली तथा ईंधन प्राप्त किए जाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कचरे की छटाई है, जैसे सूखा कचरा, गीला कचरा, जैव अपघटनीय कचरा, अजैविक अपघटनीय कचरा, बायोमेडिकल कचरा, ई कचरा जैसा वर्गीकरण आम नागरिकों को आना ही चाहिए, जिससे जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत अपने कचरे के पहाड़ों का निस्तारण दक्षिण कोरिया और जर्मनी के कचरा प्रबंधन नीतियों और कार्य योजनाओं को लागू कर सकता है। वैसे भारत में कचरे के उचित निस्तारण हेतु वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान विकास को तैनाती करना है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और स्कूल स्तर पर अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी को संचालित या पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसा कि दक्षिण कोरिया और जर्मनी में करते हैं। स्थितियां चिंताजनक हैं, जिसमें भारत में विश्व की आबादी लगभग 18% है और भूभाग मात्र 2% है, मगर वैश्विक अपशिष्ट उत्पादन में इसका योगदान 12% है। और अब समय आ गया है कि नगर नियोजक, नगर पालिकाएं कचरा प्रबंधन तंत्र में समन्वय की जरूरत को समझें और उसके रास्ते तलाशें। भारत में कुल 3842 स्थानीय नगर निकाय हैं, 2047 नगर निगम है, 1500 नगर पालिका है, 2100 नगर पंचायत है, 56 छावनी बोर्ड है, 2,63,274 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन कचरा प्रबंधन के लिए स्वचालित अपशिष्ट पुनर्चक्रण मशीनें बहुत कम स्थानीय निकायों में लगाई गई हैं। इसके संदर्भ में है कि भारत में कचरा प्रबंधन किस तरीके से किया गया है और कचरा प्रबंधन किस तरीके से किया जाना चाहिए, जैसा कि जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में किया जा चुका है। जो विश्व में सबसे पहले कचरा प्रबंधन में जर्मनी में अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत 1970 में की गई थी, जिसका जो फेज था वह 5 चरणों में था। इसी तरीके के जो एग्जाम्पल देखे गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारत में भी कचरा प्रबंधन की समस्या से निकला जा सकता है और भी बेहतर जिस तरीके से यह प्रक्रिया चल रही है उसको और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। यहाँ पर यह आर्टिकल फिनिश होता है। अब हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है मणिपुर हिंसा के संदर्भ में, कि मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटनाओं में चिंता का दायरा इस रूप में बढ़ गया है कि क्या अब नागा समुदाय भी इसमें एक पक्ष के रूप में शामिल हो रहा है। इससे पहले चिंता और टकराव मुख्य रूप से कुकी और मैती समुदायों के बीच था। लंबे समय तक चलते प्रयासों के बावजूद प्रयासशास्त्री उपायों के बाद पिछले कुछ दिनों में तक हिंसक घटनाओं में कुछ कमी देखी जा रही थी। इससे शांति की उम्मीद बढ़ रही है, मगर हिंसा का नया दौर बढ़ाने वाला है। दरअसल राज्य के उरुखल
जिले के थोबई गांव में शुक्रवार को भारी गोलीबारी के बाद 3 युवकों के छत शव पाए गए। उखरुल जिला तांगखुल नगा बहुल है और अब तक अपेक्षिता शांत है। इस इलाके में हिंसा की यह पहली घटना है। खबरों के मुताबिक 3 युवकों में उस समय हमला हुआ था जब वे अपने गांव थोबई की रखवाली कर रहे थे। थोबई कुकी समुदाय का गांव है। हालांकि सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने आरोपियों की तलाश की बात कही है, लेकिन अब नए सिरे से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या हिंसा का आग में अब नगा भी कूद पड़े हैं। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो पहले से ही जातीय संघर्ष से जूझ रहे मणिपुर में हालात तो मुश्किल होंगे। इसका दायरा कुछ पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित कर सकता है। सवाल है कि करीब 3 महीने पहले शुरू की गई हिंसा अराजकता अगर अब भी थम नहीं सकी तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। सही है कि इस बीच सरकार की ओर से हर स्तर पर सख्ती बरतने, शांति कायम करने के लिए सेना तक उतारने की कवायदें की गई हैं। हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शांति समिति की भी गठित की है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन सब का कोई खास असर नहीं पड़ा है। एक छोटे से राज्य में हिंसा को काबू कर पाना अब भी मुश्किल बना हुआ है तथा मई की शुरुआत में जारी जातीय हिंसा से राज्य को एक तरह से अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था और मैतेई समुदाय को जनजाति के दर्जे की बात में शुरू हुआ टकराव अब भी जिस रूप में जारी था वह राज्य के साथ साथ समूचे देश में चिंता का कारण होता जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार हिंसा घटनाओं के बावजूद अब कुकी इलाकों में अलग प्रशासन की तक की मांग तेज हो रही है। ऐसी स्थिति में नगा संगठनों की ओर से यह मांग उठ रही है किसी अन्य समुदाय की मांगों पर गौर करते हुए नगा हित प्रभावित ना हो। मणिपुर में जो हालत है उनमें यह चिंता स्वाभाविक हो सकती है कि लेकिन अगर आगे नया नगा समुदाय के भी उग्र या हिंसक होने की स्थितियाँ बनती हैं तो इससे समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। हालांकि हालत और जटिल होंगे। हालांकि यह आशंका भी जताई जा रही है कि ताज़ा हिंसा किसी अन्य पक्ष की ओर से समस्या को उलझाने की कोशिश भी हो सकती है। मुश्किल यह है कि हिंसा के इतना लंबा वक्त खींचने के बावजूद सरकार अलग अलग पक्षों को वार्ता के मंच पर लाकर कोई हल निकालने में नाकाम रही है। जब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं होगी तब तक हिंसा और टकराव में शामिल पक्षों की बातचीत के जरिए समस्या के हल को तैयार नहीं किया जाएगा और तब तक सामान्य स्थिति को बहाल स्थिति करने के लिए कामयाबी नहीं मिलेगी। तो यह मणिपुर हिंसा के संदर्भ में था कि वहाँ जो मई माह में घटना हुई थी उसके बाद से जो जुलाई में वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से कोई ऐसा निर्णायक मुद्दा सामने नहीं आया है तो उसके संदर्भ में है और यह उस टाइम मैतेई समुदाय को लेकर था और अभी प्रेजेंट में नागा समुदाय को लेकर वहाँ पर अव्यवस्था और बढ़ रही है। अब आता है दूसरा नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें आता है कि मामूली रंजिश के चलते भी जब किसी हत्या कर देने में अपराधियों के हाथ नहीं कांपते तो इस कानून व्यवस्था की बड़ी नाकामी ही माना जाना चाहिए। जैसी एक घटना बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन में देखी गई है जिसमें वहाँ हिंसा का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। जैसे अपराधियों पर लगाम कसना सरकार के बस की बात नहीं है रह गई है। इसकी ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं कि अररिया में एक पत्रकार की हत्या का होना। 4 लोगों ने तड़के पत्रकार का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलते ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अगर अपराधियों को थोड़ा भी कानून व्यवस्था का भय होता तो वे निश्चित रूप से ऐसा करने में हिचकते। पुलिस ने उन 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे 2 और लोगों को भी हाथ था जो पहले से जेल में बंद थे। जिस पत्रकार की हत्या की गई उसके पिता ने प्राथमिकी में लिखवाया गया है कि 4 साल पहले उनके बड़े बेटे को भी इन्हीं लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रंजिश पुरानी है। उस हत्या का एकमात्र चश्मदीद उसका छोटा भाई यानी पत्रकार ही था और उस पर अपना बयान बदलने पर लगातार दबाव बन रहा था। वह अपने बयान से नहीं मुकरा और उसे रास्ते में ही हटा दिया गया। इस घटना से आपराधिक वृत्ति के लोगों की दबंगाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि जब चश्मदीद पर बयान से मुकरने का दबाव बनाया जा रहा है तो उसकी जानकारी पुलिस को नहीं रही होगी, मगर पुलिस ने उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया, हैरानी की बात है। कानून के मुताबिक अगर किसी गवाह को डरा धमका कर बयान बदलने का मजबूर किया जाता है तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम करना पुलिस का काम है, मगर वहाँ पुलिस को शायद इस इंतजार में भी थी कि कोई बड़ी घटना हो जाए। ऐसी खबरें आती रहती हैं। बिहार में किस तरह अपराधी जेलों में रहते हुए भी संगठित अपराधों को अंजाम देते हैं, फिर भी जो बाहर घूम रहे हैं उनसे भला किस प्रकार के भय या फिर कानून के पालन की उम्मीद की जा सकती है। यह ठीक है कि कुछ साल पहले जिस तरह से बदमाश दिन दहाड़ी रंगदारी वसूलते और
अपहरण करते, फिरौती मांगते और मामूली बातों पर गोली दाग दिया करते थे, उसमें कुछ कमी देखी गई है। मगर कानून व्यवस्था का जैसा भय होना चाहिए और वह बिहार में कहीं नहीं है। जिस पत्रकार की हत्या कर दी गई वह निश्चित रूप से जागरूक रहा होगा और पुलिस से भी उसके संपर्क रहे होंगे। जरूर उसे अपने ऊपर हमले की आशंका रही होगी, उससे इस संबंध में पुलिस को बताया भी होगा, मगर आखिरकार उसकी सुरक्षा नहीं हो सकी। देश में पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ किसी से छुपा नहीं है। बिहार में यह कुछ अधिक ही है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है जो बदमाशों में इस भरोसे के साथ पत्रकार की हत्या कर दी कि बाद में मामले को अपने पक्ष में किया जा सकता है। इस घटना के बाद स्वाभाविक ही बिहार में रोष है। विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। ऐसे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि उसे गंभीरता से लेगी और कानून व्यवस्था की मोर्चे पर चौकसी बरतेगी। तो यह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के लेकर है आर्टिकल है। यहाँ पर ये आर्टिकल फिनिश होते हैं। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।